हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुकेमी करंट अफेयर्स सेशन। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, आज का जो आर्टिकल है वो यह है कि एवलांच हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जो है उसका नुकसान हुआ है। वहाँ प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत गहरी चोट हुई है। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम अलाइन कर सकते हैं पेपर 3 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ। तो आइए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हैं एवलांचेस और किस तरीके के एवलांचेस हैं और क्या क्या इसके कॉजेज़ होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं लगातार आने वाले समय में। देखिए, एवलांच जिसको हिंदी में हिमस्खलन भी कहते हैं, बेसिकली एवलांच है क्या। आपने देखा होगा कि माउंटेनस एरियाज़ में स्नो कैप्ड एरियाज़ होते हैं, और इन स्नो कैप्ड एरियाज़ में जैसे जैसे स्नो एक्यूमुलेट होती है, कभी कभी क्या होता है, स्नो के एक्यूमुलेशन होने की वजह से स्नो का जो वेट है किसी माउंटेनस एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस बढ़ जाए हुए वेट के कारण वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ जो है मूव डाउन करने लगता है, और इसी को कहते हैं एवलांच, और इसी को कहते हैं स्नो एवलांच। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है। और जब भी ये स्नो कैप्ड या फिर स्नो बोर्ड्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये हमेशा रॉक्स, डेब्रिस या फिर जो भी इनके बीच में आता है उन सबको ये नीचे अपने साथ खींच के ले जाते हैं। और ये रॉक्स, डेब्रिस यही जो है आपका और इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इनकी वजह से और भी लैंडफॉर्म्स जो हैं फॉर्म होते रहते हैं। वो लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज जो है हम केवल और केवल एवलांचेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एवलांचेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। देखते हैं कि टाइप ऑफ एवलांचेस कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका स्लैब एवलांच। बेसिकली होता क्या है कि सपोज कीजिए कि दो इस तरह की लेयर हैं जो कि किसी माउंटेनस एरिया में है। ठीक है, ये कोई आपका माउंटेन वाला एरिया है। फाइन, ये इसको ऐसे बना देता हूँ। अब होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, और कॉम्पैक्ट मतलब यहाँ पे स्नो एक्यूमुलेशन होती जा रही है, इसका वेट जो है बढ़ता जा रहा है, और नीचे वाली जो लेयर है वो बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है किसी वजह से। वो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहाँ स्टीप स्लोप बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि वहाँ नीचे की तरफ जो है पहले से ही मेल्टिंग शुरुआत हो चुकी थी। तो नीचे वाली जो लेयर है वो फ्रेजाइल हो जाती है, ऊपर वाली जो है कॉम्पैक्टनेस बढ़ती रहती है, और इसी के कारण होता क्या है कि नीचे वाली फ्रेजाइल होने के बाद वो कोलैप्स हो जाती है, और इसी कोलैप्स के बाद शुरू होता है आपका इस पूरे के पूरी स्नो का नीचे की तरफ जो है मूवमेंट होना, और इसी को कहते हैं स्लैब एवलांच। आइए दूसरी एवलांच के बारे में समझते हैं, वो है लूज स्नो एवलांच। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा विंटर के मंथ्स में, यानी कि इंडिया में बात करूं तो दिसंबर से फरवरी का मंथ जो होता है वहाँ पर कभी कभी फ्रेश स्नो जो है होती है, स्पेशली हिमालयन एरियाज़ में, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास। तो होता क्या है कि पहाड़ के ऊपर जो है फ्रेश स्नो जो है आपका डिपॉजिट हो जाती है। ये फ्रेश स्नो इतनी फ्रेश होती है कि नीचे वाली जो उसके स्नो होती है, जो लेयर होती है, उसके साथ इसका एक बॉन्ड फिट नहीं हो पाता, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम नहीं मिला होता है। बॉन्डिंग के लिए जो है एक अच्छा खासा लंबे समय चाहिए, तो वो बॉन्ड या फिर यूँ कहिए वो सीमेंटेड टाइप जो नेचर बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो फ्रेश स्नो है ये नीचे की तरफ जो है मूव करने लगती है, और नीचे की तरफ मूव करती है तो ये भी एक तरह का एवलांच क्रिएट करती है। इसमें दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं कि विंटर में फ्रेश स्नो जो है फॉर्म हुई, और मार्च अप्रैल के आसपास जो है थोड़ा गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो मार्च अप्रैल के आसपास जैसे ही गर्मी होना शुरू हो जाती है, जो फ्रेश स्नो अभी के अभी फॉर्म हुई थी, यानी कि फरवरी या फिर जनवरी में शुरू हुई थी, वो मार्च में आके जो है पिघलने लगती है, और उस पिघलने के कारण जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है, और इसी के कारण हो जाता है लूज स्नो एवलांच। फाइन, एक और एवलांच है जिसे बोलते हैं कॉर्नाइसिस। वो मैं इस डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए, एक डायग्राम है जहाँ पे एक क्लिफ और एक हिल या फिर एक रिज लाइक क्रेस्ट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। होता क्या है कि फ्रेश स्नो, ये एक फ्रेश स्नो है जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इस फ्रेश स्नो के एक्यूमुलेशन के बाद ये एक बहुत बड़ा गट्ठा या फिर यूँ कह लीजिए कि एक स्नो पैक बन चुका है, और इस स्नो पैक का साइज़ हो सकता है कि 1 फीट का हो, या फिर हो सकता है कि एक बस या कार के बराबर का इसका साइज़ हो। तो इसका काफ़ी जो साइज़ है वो कोई एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, वो साइज़ डिपेंड करता है कि कितनी स्नो किसी पर्टिकुलर एरिया में हुई है, क्योंकि ये स्नो बहुत फ्रेश स्नो है, और फ्रेश स्नो जो है ईजिली डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल है विंड का एग्जांपल इसमें, कि एक स्ट्रॉन्ग विंड अगर आती है तो स्ट्रॉन्ग विंड जो भी यहाँ पे स्नो फॉर्म हुआ था इसको नीचे की तरफ जो है धकेल देगी, और जैसे ही इसे नीचे की तरफ धकेलेगी तो ये फिर से आपका नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये करेगा एक बहुत बड़ी एवलांच, और इसी एवलांच को बोलते हैं हम कॉर्नाइसिस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका पाउडर स्नो एवलांच। ये एक ऐसे तरह के एवलांच हैं जो कि कॉम्बिनेशन है दोनों के दोनों, स्लैब एवलांच का और लूज स्नो एवलांच का। जैसे कि मैंने स्लैब में बताया कि 2 लेयर्स होती हैं, ऊपर और नीचे वाली जो है आपका फ्रेजाइल हो जाती है, ऊपर वाली जो है कॉम्पैक्ट होती है। वहीं लूज स्नो एवलांच में मैंने बताया
कि जब फ्रेश स्नो फॉर्म होती है ऊपर की तरफ तो वो भी आपका नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तो इस पाउडर स्नो एवेलांच में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है कि ऊपर की तरफ तो बहुत ही आपका फ्रेश स्नो जो है आपका फॉर्म हो जाती है, और नीचे की तरफ जो है आपका फ्रेजाइल, यानी कि ये जो सरफेस होता है वो फ्रेजाइल हो जाता है और धीरे धीरे वो भी मेल्ट होने लगता है। उसकी मेल्टिंग होने के कारण वो भी एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और लुब्रिकेंट की तरह काम करने की वजह से उसकी भी जो है फ्रिक्शन कम हो जाती है। होता क्या है, ये भी जो है आपका एवेलांच फॉर्म होता है और ये बहुत तेज़ी से गिरता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्पीड से अगर कोई गिरता है तो वो पाउडर स्नो एवेलांच ही है। इसकी स्पीड लगभग 190 किलोमीटर पर आवर होगी। वहीं इससे ऊपर वालों की बताई गई है 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो डिस्ट्रक्शन इससे होगी वो डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा ही होगी। ये हुए टाइप्स ऑफ एवेलांच। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं कि नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं एवेलांच के। देखिए, जैसे कि पिछले भी डिस्क्रिप्शन में बता ही चुका हूँ कि स्नो एक्यूमुलेशन जब भी होती है या कि फ्रेश एक्यूमुलेशन होगा स्नो का, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एवेलांच होने के। और इस तरह के इंसिडेंट हमें रोहतांग पास में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं जब भी वहाँ पे आपका फ्रेश स्नो एक्यूमुलेट होती है। वीक स्नो लेयर्स, जो फ्रेश स्नो वाली लेयर होती है वही वीक भी होती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है जो पहले से ही लेयर वहाँ फॉर्म हो गई हो वो फ्रेजाइल हो गई हो और वो भी आपका वीक हो गई हो। तो उत्तराखंड में ऐसे कई इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे एरियाज़ जो हैं फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। अर्थक्वेक्स भी एक रीज़न रहा है, और स्पेशली मैं कॉर्नाइसिस की बात करूँ तो कॉर्नाइसिस वाली उसमें एवेलांचेस में अर्थक्वेक्स का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक पहाड़ी जैसा क्लिफ वाला एरिया है, वहाँ पे फ्रेश स्नो डिपॉजिट हुई पड़ी है और ये फ्रेश स्नो कभी भी नीचे की तरफ गिर सकती है। इसका गिरने का रीज़न विंड भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा पक्षी इसके ऊपर आके बैठ गया, उसे हिला गया, या फिर ये भी हो सकता है कि एक अर्थक्वेक हुआ जिसके कारण एक बहुत तगड़ा शेक हुआ, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है धरती हिली, और धरती हिलते ही जो है ये नीचे की तरफ स्नो जो है एवेलांच होने लगेगा। ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स के बारे में बात करें तो लगता है डिफॉरेस्टेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन तो लगातार बहुत तेज़ी से हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन होने के कारण पूरी धरती पे जो है कहर बरस रहा है। डिफॉरेस्टेशन की मैं बात करूं, लगातार पेड़ कट रहे हैं। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के मामले में, तो उत्तराखंड में 4 धाम हाईवे बनाया गया था, वहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ काटे गए, और पेड़ काटने की वजह से जो बेस ऑफ द ग्राउंड है वो इंस्टेबलाइज हुआ है, यानी कि उसकी इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है, और उसी के कारण लगातार जो है तब से लेकर अब तक लैंडस्लाइड्स और एवेलांचेस हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न है। वहीं अगला पॉइंट है एडवेंचर टूरिज्म। देखिए, एडवेंचर टूरिज्म में जैसे आपने देखा होगा स्कीइंग या फिर स्नोबोर्डिंग, ये कुछ ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिस्ट अक्सर करते हैं जब भी वो बर्फ़ वाली जगहों पे जाते हैं। खासकर जो कश्मीर में आप जगह है जैसे कि सोनमार्ग या फिर गुलमर्ग, यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। सोनमर्ग और गुलमर्ग में इसी तरह की एक्टिविटीज़ होने के कारण, यानी कि एडवेंचर टूरिज्म होने के कारण स्नो एवेलांचेस बहुत हुए हैं, और वहाँ पे भी जो है एवेलांचेस की या फिर यूँ कह लीजिए सरफेस की जो है डिस्ट्रप्शन और डिस्टर्बेंस हुई है। वहीं थर्ड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें तो कोई अब संशय नहीं रहा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग में हो क्या रहा है कि पूरा साल जो है आपका मेल्टिंग हो रही है, और फिर बाद में जो है बहुत छोटे से जो 1-2 महीने होते हैं ठंड के, उसमें फ्रीजिंग हो जाती है। तो ये जो आपका कांस्टेंट मेल्टिंग और फ्रीजिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और कांस्टेंट मेल्टिंग और फ्रीजिंग होने की वजह से जो इंस्टेबिलिटी है वो इंस्टेबिलिटी एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी इंस्टेबिलिटी के कारण फिर से जो है आपका एवेलांचेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एवेलांचेस हो रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हिमालयाज़ इतने ज़्यादा प्रोन क्यों हैं एवेलांचेस के लिए। देखिए, इसका जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है वो तो मैं दे ही चुका हूँ, लगभग वही है राइजिंग टेम्परेचर, कि लगातार टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बढ़ रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन की वजह से भी बढ़ रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। तो वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेल्टिंग हो रही है, और मेल्टिंग के कारण ही स्नो एवेलांचेस हो रहे हैं। वेटर स्नो से मतलब है आपका फ्रेश स्नो। जो फ्रेश स्नो होता है वो कभी भी इस तरह का बॉन्ड नहीं बना पाता है पुराने स्नो के साथ, और इसी कारण ये फ्रेश स्नो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, स्लाइड डाउन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और नीचे की तरफ जो है मूव कर जाता है। अदर पॉइंट है परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग। परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग भी वही है ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही, लगातार जो है आप देख रहे हैं, मैंने बताया पिछले पॉइंट्स में भी कि एक बार सीज़न में मेल्टिंग होती है और उसके बाद अगली बार जो है फ्रीजिंग होती है। तो ये फ्रीजिंग मेल्टिंग जो है लगातार डिस्टर्ब कर रही है पूरे स्ट्रक्चर को, और इसी के कारण इंस्टेबिलिटी हो रही है जिससे स्नो एवेलांचेस बढ़ रहे हैं। इंक्रीज विंड स्पीड का केस जो है लगातार आप कॉर्निसेस में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कैसे कॉर्निसेस जो कि पाइल अप मटेरियल है स्नो का, उसमें
बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो वो आपका पूरा का पूरा मूव हो जाता है। स्टीप स्लोप्स, ऑब्वियसली अगर स्टीप स्लोप्स हैं और इस तरह का किसी भी तरह का कोई इंस्टेबिलिटी होती है या फिर नीचे वाली लेयर या ऊपर वाली लेयर, किसी भी लेयर में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट होता है, कोई फ्रेजिलिटी होती है, तो हमें देखने को मिलती हैं एवालांचेस, यानी कि स्नो एवालांचेस। और लास्ट है अर्थक्वेक्स। देखिए पूरा का पूरा जो हिमालयन है वो एक हिमालयन एरिया, एक सिस्मिक जोन है। लगातार यहाँ पे बड़े बड़े अर्थक्वेक्स होते रहे हैं। नेपाल में तो खासकर काफ़ी बड़े अर्थक्वेक्स होते रहे हैं और लगातार वहाँ पे एवालांचेस भी देखने को मिला है। एक दो इंसिडेंट्स हमारे यहाँ भी रहे हैं, जब जब वहाँ पे आपका कोई भी अर्थक्वेक हुआ है तो यहाँ भी एवालांचेस हुए हैं। तो ये पूरे रीजन सारे के सारे मिला के आप लिख सकते हैं कि क्यों हिमालय प्रोन है एवालांचेस के लिए। एवालांचेस इस साल में जो है मुझे लगता है कि अच्छा टॉपिक बन सकता है, क्योंकि लगातार जो है ये इंसिडेंट्स होते रहे हैं। एवालांचेस का ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या फिर ज्योग्राफी के पेपर 1 में इस एवालांच को जो है क्वेश्चन बना के पूछ सकती है यूपीएससी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।